बच्चों यही आप लोगों को लास्ट टॉपिक पढ़ाया गया था कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड तक मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। इसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है ईस्टर। ईस्टर के बाद हमारा टोटल फंक्शनल ग्रुप खत्म हो जाएगा। जो भी फंक्शनल ग्रुप हम लोग पढ़ रहे थे वो सारा का सारा फंक्शनल ग्रुप पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और फंक्शनल ग्रुप कंप्लीट करने के बाद मैं आज से ही आप लोगों को स्टार्ट करूंगा रिएक्शन, जिसको हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो पहले हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन का, फिर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अल्कोहल का, और उसके बाद फिर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो पहले मैं इसको इरेज करके आपको ईस्टर पहले पढ़ा देता हूं, उसके बाद फिर हम लोग केमिकल रिएक्शन की ओर चलेंगे। ईस्टर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। तो आप लोगों को याद होगा कि जितना भी फंक्शनल ग्रुप हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है उन सभी फंक्शनल ग्रुप में हम लोग टोटल 5-5 पॉइंट पढ़े हैं थ्योरी के रूप में, सॉरी 4-4 पॉइंट। तो यहाँ पर भी हम लोग 4 पॉइंट्स पढ़ेंगे एज ए थ्योरी। सबसे पहला पॉइंट है इट्स जनरल फॉर्मूला इज। ईस्टर का जनरल फॉर्मूला होता है आर सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ सिंगल बॉन्ड आर डैश। ये हो गया ईस्टर का जनरल फॉर्मूला। बच्चों ध्यान दीजिए, ये आर और आर डैश जो है वो अल्काइल होगा। अल्काइल मीन्स कार्बन का कोई चेन होगा। एक कार्बन का चेन भी रह सकता है, 2 कार्बन का चेन भी रह सकता है, 5 कार्बन का भी चेन रह सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका जनरल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट मैं बनाता हूं इट्स जनरल स्ट्रक्चर इज। आर है तो आर लिख दिए, सिंगल बॉन्ड सी है तो सिंगल बॉन्ड सी लिख दिए, बगल में ऑक्सीजन है उसको हमने डबल बॉन्ड के साथ ऊपर कनेक्ट कर दिए, एक और ऑक्सीजन है उसको सिंगल बॉन्ड से, और फिर आर डैश है तो आर डैश को हमने यहां पर कनेक्ट कर दिया। तो यही हो गया ईस्टर का जनरल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट है ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप। मीन्स किसको देख करके हम लोग पता लगाएंगे कि जो दिया हुआ कंपाउंड है वो ईस्टर है। तो अगर ये आपको COO ग्रुप दिखता है, COO, तो इसी COO के हेल्प से आपको पहचानना है कि दिया हुआ कंपाउंड आपका क्या है, ईस्टर है। ये जो आपको COO जो दिया हुआ है, इसी COO को देख करके आप लोगों को पहचानना है कि दिया हुआ कंपाउंड जो है आपका वो ईस्टर है। इसीलिए मैं नेक्स्ट पॉइंट बनाता हूं कि इस आइडेंटिफिकेशन इज सिंगल बॉन्ड COO सिंगल बॉन्ड। COO के हेल्प से पहचानेंगे कि ये दिया हुआ कंपाउंड ईस्टर है। नेक्स्ट पॉइंट मैं यहां पर बना रहा हूं इसका सफिक्स। कहता है कि इट्स सफिक्स इज OAT। मतलब जब हम लोग IUPAC नेम लिखेंगे तो IUPAC नेम लिखते समय नेम के सबसे लास्ट में क्या ऐड करना है, OAT को ऐड करना है। जैसे मैं एग्जांपल बनाता हूं CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ये देखो बच्चों COO यहां पर जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये दिया हुआ कंपाउंड ईस्टर है।
नेक्स्ट एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये देखिए यहां पर भी C डबल O है, तो C डबल O रहने के कारण से इस कंपाउंड को भी हम लोग क्या कहेंगे, ईस्टर कहेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। बच्चों अगर आप लोग इसमें भी ध्यान दें तो ये C डबल O इसमें भी है, इसीलिए ये भी आपका ईस्टर कहलाएगा। तो मैं जो भी यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हूं ये सारा कंपाउंड ईस्टर का एग्जाम्पल है, क्योंकि सभी एग्जाम्पल में C डबल O एग्जिस्ट कर रहा है। इसके बाद रहा बात इसका IUPAC नेम लिखने का। बच्चों ध्यान से समझिएगा IUPAC नेम को। सबसे पहले हम लोगों को इसमें कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन सर्च करना होगा। तो बच्चों हम लोग इसमें चाह करके भी ये पूरा लॉन्गेस्ट चेन ऐसे नहीं बना सकते हैं। ध्यान से देखिए मेरी बात को, इस तरीका से हम लोग पूरा ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि बीच में देखो ऑक्सीजन आ जा रहा है। बीच में ऑक्सीजन आ जाने के कारण से इस चेन को ब्रेक कर रहा है। तो अगर ये चेन नहीं बना सकते हैं तो ये इतना दूर तो हम लोग चेन बना ही सकते हैं। तो ये हो गया कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन। जो भी मैं यहां पर लिखा हूं ये है आपका कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन फिलहाल इस एग्जाम्पल का। और बच्चों रहा बात इस CH3 का, इस CH3 को हम लोग ब्रांच के रूप में यूज करेंगे। किस रूप में यूज करेंगे, ब्रांच के रूप में यूज करेंगे। तो अगर इसका यूज हम लोग ब्रांच के रूप में करेंगे तो इसका IUPAC नेम देखना क्या होगा। पहले मैं यहां पर नंबरिंग लेकर लेता हूं। 1 नंबर कार्बन इसी को दे दिए, क्योंकि नंबरिंग हम लोग वहां से करेंगे जहां से ईस्टर नजदीक आएगा। यहीं से ना ईस्टर नजदीक आएगा, तो 1 नंबर कार्बन इसी को दे दिए। और ये हो गया 2 नंबर कार्बन, इसको यूज करेंगे ब्रांच के रूप में। इसमें 1 कार्बन है इसीलिए इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। मात्र 1 कार्बन है इसमें, इसीलिए इसका नेम क्या हो जाएगा, मिथाइल। अब उसके बाद इसमें देखो 2 कार्बन है चेन में, इसीलिए इथ लगा दिए। सिंगल बॉन्ड है देखो यहां, इसीलिए एन लगा दिए। और 1 नंबर पर देखो ईस्टर है। 1 नंबर पर क्या है बच्चों, ये ईस्टर। तो डैश दे करके 1 और फिर O8 लगा दिए, तो इसका नाम हो गया मिथाइल इथेन 1O8। 1 को अगर आप चाहें तो हटा करके भी लिख सकते हैं। अब इस सेकेंड एग्जाम्पल में आते हैं। यहां पर भी जो आपको स्ट्रेट पूरा दिख रहा है, ये कार्बन का पूरा हम लोग लॉन्ग चेन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि बीच में देखो ऑक्सीजन आ जा रहा है। ऑक्सीजन रहने के कारण इस चेन को ब्रेक कर देगा, तो पूरा चेन नहीं बना सकते हैं। लेकिन ये 3 कार्बन का तो चेन बना सकते हैं। ये 3 कार्बन का हम लोग लॉन्गेस्ट चेन ले लिए। नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से ईस्टर नजदीक आएगा, मीन्स लेफ्ट साइड से। तो ये हो गया 1 नंबर कार्बन, ये हो गया 2 नंबर कार्बन, और ये हो गया 3 नंबर कार्बन। बच्चों ये जो आपको दिख रहा है पूरा, इसको ब्रांच के रूप में यूज करेंगे। तो इसमें 2 कार्बन है इसलिए इथ, ब्रांच के फॉर्म में है इसलिए आइल, इसका नाम हो गया इथाइल। अब इसमें देखो 3 कार्बन है, तो हो जाएगा प्रोप। सिंगल बॉन्ड है हर जगह इसीलिए एन, और 1 नंबर पर ईस्टर है, तो हो जाएगा 1O8। 1 को अगर आप चाहें तो हटा के भी लिख सकते हैं। अब रहा बात इसका, तो इसमें भी बिल्कुल उसी तरह से कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन ले लीजिए।
तो ये हो गया कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग हम लोग यहां से कर देंगे 1, 2 और 3। इसको हम लोग यूज करेंगे ब्रांच के रूप में। इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल। हो जाएगा प्रोपाइल। यहां भी देखो 3 कार्बन का चेन, इसीलिए प्रोप। सिंगल बॉन्ड सब जगह है, इसीलिए एन। और 1 नंबर पर एस्टर, इसीलिए 108। इसीलिए इसका नाम हो गया प्रोपाइल प्रोपेन 108। अगर आप चाहें तो 1 को हटा करके भी लिख सकते हैं। और इस प्रकार से फंक्शनल ग्रुप जो हम लोग पढ़ रहे थे वो कंप्लीट हो गया है। अब मैं आप लोगों को इस चैप्टर का रिएक्शन पढ़ाने जा रहा हूं कि कब कौन किसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है। सभी स्टूडेंट एक बार अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। यस बोलो अंशु एंड उज्जवल। ये सर हम लोग को इथर नहीं पढ़ना है। नहीं, ईथर हम लोग को नहीं पढ़ना है। ईथर हम लोग के सिलेबस में ही नहीं। ओके सर। तो इस प्रकार से पूरा हमारा फंक्शनल ग्रुप कंप्लीट हो गया है। अब मैं आप लोगों को रिएक्शन पढ़ाने जा रहा हूं। इसको हम इरेज कर रहे हैं और अब हम लोग रिएक्शन की ओर चलते हैं। तो रिएक्शन में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन। मैं यहाँ पर हेडिंग बना रहा हूँ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का केमिकल प्रॉपर्टीज मींस रिएक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो हाइड्रोकार्बन का जो सबसे पहला जो रिएक्शन होता है इसको बोलते हैं कंबस्टन। फर्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टीज है हाइड्रोकार्बन का, ये क्या होता है? कंबसन होता है। और बच्चों आप लोग कंबसन का मतलब जानते हैं कि कंबसन एक प्रकार का बर्निंग प्रोसेस है, एक प्रकार का जलने का प्रोसेस है। वैसा जलने का प्रोसेस जो ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में होता है, दैट इज कॉल्ड कंबसन। मीन्स कंबसन में हम ऐसा कह सकते हैं कि बर्निंग प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस इज कॉल्ड कंबसन। इसका डेफिनेशन हम लिखते शॉर्ट में तो ऐसा हो सकता है कि बर्निंग प्रोसेस in the presence of oxygen gas। बर्निंग प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस को हम लोग कंबसन कहते हैं। नहीं हुआएंगे अभी फोन किए हैं तो कल परसों लाने कहे तो भैया उठाए। ये तो कंबसन का हो गया डेफिनेशन। अब हम इसका मदर इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। तो कहता है कि कोई एक हाइड्रोकार्बन ले लिया जाएगा। हाइड्रोकार्बन का मतलब
कोई एक अल्केन या कोई एक अल्कीन या कोई एक अल्काइन ले लिया जाएगा और इसी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में बर्न कर देंगे। ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में क्या कर देना है? बर्न कर देना है। जब इसको हम बर्न करेंगे तो बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स CO2 प्लस वाटर मीन्स H2O प्लस हीट प्लस लाइट, ये बनेगा। यही हो गया इसका मदर इक्वेशन। और इसी मदर इक्वेशन के बेसिस पर हम लोग कोई भी एग्जाम्पल को लिख सकते हैं। अब एग्जाम्पल लिखते हैं तो एक हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल ले लिया जाए, जैसे CH4। बच्चों ये एक हाइड्रोकार्बन है, इसको हमने ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में बर्न कर दिया। बर्न करने से प्रोडक्ट वही बनेगा CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट, ये प्रोडक्ट बन गया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो इस इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करेंगे। अब ये इक्वेशन बैलेंस कैसे होगा? तो यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन है, तो कार्बन दोनों तरफ पहले से बैलेंस है, मींस इक्वल है। लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों तरफ कार्बन पहले से बैलेंस है, बराबर है। हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो आगे में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। इस तरीका से यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन हो गया। जब यहाँ पे 2 लगा दिए तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गया और ये ऑक्सीजन 2 हो गया, तो टोटल मिला करके यहाँ पर 4 ऑक्सीजन हुआ, 4 ऑक्सीजन एटम्स। तो यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन एटम्स कंप्लीट करने के लिए आगे में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ये हो गया आपका इक्वेशन बैलेंस। नेक्स्ट एग्जांपल अगर लिखें तो अगला हम एक हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं C2H4। इस हाइड्रोकार्बन का नाम होता है इथीन। क्या इसका नाम है? इथीन। और इसको हम ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में बर्न कर देंगे। जब इसको हम ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो प्रोडक्ट वही बनेगा, CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट। बच गया सिर्फ इसको बैलेंस करना। तो 2 कार्बन है तो आगे में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 कार्बन हो गया। 4 हाइड्रोजन है, आगे में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 4 हाइड्रोजन हो गया। इसमें ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। इसमें ऑक्सीजन कितना हो गया? 4। तो टोटल कितना ऑक्सीजन हो गया? 6। तो 6 ऑक्सीजन यहाँ पर बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गया। और बच्चों आप लोग जानते होंगे कि कंबसन 2 प्रकार का होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। There are mainly 2 types of combustion. First one is called complete combustion and second one is called incomplete combustion. कंबसन 2 प्रकार का होता है, जिसमें फर्स्ट को बोलते हैं कंप्लीट कंबसन और सेकंड को बोलते हैं इनकम्प्लीट कंबसन। कंप्लीट कंबसन उस कंबसन को कहा जाता है जिसमें ऑक्सीजन गैस का जितना रिक्वायरमेंट था उतना ऑक्सीजन गैस मिल गया। सपोज किसी एक एग्जाम्पल में ऑक्सीजन गैस 10 ग्राम का रिक्वायरमेंट था, तो 10 ग्राम ऑक्सीजन मिल गया, तो उस प्रकार के कंबसन को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट कंबसन। और इनकम्प्लीट कंबसन वैसा कंबसन होता है जिसमें ऑक्सीजन गैस जितना क्वांटिटी में चाहिए उससे कम क्वांटिटी में अवेलेबल है। मींस मान लीजिए कि ऑक्सीजन गैस 10 ग्राम चाहिए और ऑक्सीजन गैस मिला है सिर्फ 8 ग्राम। 10 ग्राम चाहिए और मात्र 8 ग्राम मिला है, यानी कि ऑक्सीजन गैस जितना चाहिए उससे कम मिला। तो इस प्रकार के कंबसन को बोलते हैं इनकम्प्लीट कंबसन। मींस अभी आप लोगों ने ये समझा कि कंबसन 2 प्रकार का होता है, कंप्लीट कंबसन और इनकम्प्लीट कंबसन।
और आप लोगों ने अभी ये भी समझा कि कंप्लीट कंबसन क्या है और इनकम्प्लीट कंबसन क्या है। ये तो वैसे आप लोग को क्लास 7 में ही पढ़ना है। तो मैं सिर्फ यहाँ पर 2 पॉइंट बतला रहा हूं बच्चों। पॉइंट ये है कि जब कभी भी कंप्लीट कंबसन होता है हाइड्रोकार्बन का, अगर कंप्लीट कंबसन होगा तो कंप्लीट कंबसन करने से क्लियर फ्लेम का फॉर्मेशन होता है। जो फ्लेम बनेगा वो बिल्कुल क्लियर फ्लेम बनेगा। क्लियर फ्लेम का मतलब होता है कि वैसा फ्लेम जिसमें स्मोक नहीं है, उसे हम लोग क्लियर फ्लेम कहते हैं। और क्लियर फ्लेम का कलर होता है ब्लू। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आपका कंप्लीट कंबसन हो रहा है किसी भी हाइड्रोकार्बन का, कंप्लीट कंबसन हो रहा है किसी भी हाइड्रोकार्बन का, तो क्लियर फ्लेम का फॉर्मेशन होता है। कैसा फ्लेम का फॉर्मेशन होगा बच्चों? क्लियर फ्लेम का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर इनकम्प्लीट कंबसन हो रहा है, कैसा कंबसन? इनकम्प्लीट कंबसन हो रहा है अगर, तो इनकम्प्लीट कंबसन के केस में सूटी फ्लेम का फॉर्मेशन होगा। सूटी फ्लेम का फॉर्मेशन होगा। अब सवाल उठता है कि ये सूटी फ्लेम क्या होता है? तो वैसा फ्लेम जो स्मोक के साथ प्रोड्यूस होता है, मतलब फ्लेम तो रहेगा ही, साथ साथ स्मोक भी बाहर निकलते रहेगा। मीन्स धुआं भी बाहर निकलते रहेगा, स्मोक भी बाहर निकलते रहेगा। तो उस फ्लेम को हम लोग सूटी फ्लेम कहते हैं। तो कंप्लीट कंबसन के केस में क्लियर फ्लेम बनता है, लेकिन इनकम्प्लीट कंबसन के केस में सूटी फ्लेम का फॉर्मेशन होता है। ये पूरा डिस्क्रिप्शन हो गया है कंबसन का। नेक्स्ट जो रिएक्शन हम लोग को पढ़ना है, इसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या कहलाता है? सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहले देखो सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि किसी एक पार्टिकल को हटा करके उसके जगह पर कोई दूसरा पार्टिकल को पुट कर दिया गया। एक पार्टिकल को हटा करके कोई दूसरा पार्टिकल को अगर पुट किया जा रहा है तो इसी प्रोसेस को हम लोग सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है। कहा जाता है क्या कि एक अल्केन लिया जाएगा। कौन रिएक्शन करेगा? अल्केन। अल्केन भी एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन होता है। तो अल्केन रिएक्शन करेगा किसी हैलोजन ग्रुप के साथ। अल्केन रिएक्शन करेगा किसी हैलोजन के साथ। हैलोजन मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को हैलोजन कहते हैं। तो जब ये किसी हैलोजन से रिएक्शन करेगा तो ये बन जाएगा अल्काइल हैलाइड प्लस हाइड्रोजन हैलाइड। लेकिन हम इसको अदर इक्वेशन, तो कोई भी एक अल्केन ले लीजिए आप, उसका रिएक्शन करवा दीजिए हैलोजन के साथ। रिएक्शन करवाने के लिए यहाँ पर सनलाइट का जरूरत पड़ेगा, तो एरो के ऊपर लिख दीजिए यहाँ पर सनलाइट। सनलाइट में ही ये रिएक्शन होता है। तो प्रोडक्ट बन जाएगा अल्काइल हैलाइड प्लस हाइड्रोजन हैलाइड। अब मैं आपको इस चीज को एग्जाम्पल के हेल्प से समझाने जा रहा हूं। देखिएगा, तो मान लीजिए कि आप एक अल्केन ले लीजिए जैसे CH4। ये अल्केन हो गया, इसका नाम होता है मीथेन। इसका आप रिएक्शन क्लोरीन गैस के साथ करवा दीजिए। क्लोरीन एक हैलोजन होता है, तो इसके साथ हम रिएक्शन इसका करवा दें। यहां पर रिएक्शन करने के लिए क्या देना होगा? सनलाइट।
सनलाइट यहां पर दे दिया गया। तो बच्चों देखिए होता क्या है कि यहां से एक हाइड्रोजन हटेगा, यहां से एक हाइड्रोजन हट जाएगा, तो एक हाइड्रोजन हटेगा तो 3 हाइड्रोजन बचेगा, और जिस जगह से वह हाइड्रोजन हटेगा वो जगह खाली हो जाएगा। तो इसमें अगर 3 हाइड्रोजन बचा तो बच गया ये CH3, और जहां से वो हाइड्रोजन हटा उसके जगह पर क्लोरीन आकर के कनेक्ट हो गया, ये बन गया CH3Cl। देखो यहां पर हाइड्रोजन हट रहा है और हाइड्रोजन के जगह पर क्लोरीन आकर के जुड़ जा रहा है। एक पार्टिकल हटा, मींस कौन हटा? हाइड्रोजन हटा, उसके जगह पर कोई दूसरा पार्टिकल आ गया, दूसरा पार्टिकल कौन आया? क्लोरीन आया। तो हुआ है सब्स्टिट्यूशन का यहां पर काम। अब देखिए यहां से एक अकेला हाइड्रोजन बच गया, इसमें से एक क्लोरीन तो निकल करके इसमें चला गया, इसमें अभी एक क्लोरीन और बच रहा है। तो ये H और Cl आपस में कनेक्ट हो जाएगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा? HCl बना लेगा। तो ये हो गया आपका अल्काइल हैलाइड और ये हो गया आपका हाइड्रोजन हैलाइड। ये क्या हो गया? अल्काइल हैलाइड, और ये क्या हो गया? हाइड्रोजन हैलाइड। इस अल्काइल हैलाइड का नाम होगा मिथाइल क्लोराइड और इसका नाम होगा हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या नाम होगा? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इस प्रकार से ये हुआ है सब्स्टिट्यूशन का एक एग्जांपल। नेक्स्ट मैं इसका एग्जांपल लिखने जा रहा हूं। अल्केन हम मान लो कि वही लिए CH4, यहां पर सिर्फ बदल दिया गया, ब्रोमीन को कर दिया गया, सनलाइट दे दिया गया, यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, उसके जगह पर एक ब्रोमीन आकर के जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड Br और HBr बन जाएगा। तो यही है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जो भी मैं यहां पर रिएक्शन अभी बतलाया हूं, सभी स्टूडेंट इसका एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बच्चों जो मैं बतलाया हूं, क्या किसी को कुछ पूछना है तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। जो हम आप लोगों को अभी यहां पढ़ाए हैं, अगर आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन है कहीं पर तो आप हैंड रेज करके अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। तो किसी को यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि कोई बच्चे ने हैंड रेज नहीं किया है। तो मैं इसको इरेज करके अब आपको थर्ड रिएक्शन पढ़ाता हूं। थर्ड जो रिएक्शन है वो कहलाता है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन को हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब पहले तो समझिए कि हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है। तो कहता है कि अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो
उसी रिएक्शन को हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहते हैं। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, तो उसी रिएक्शन को हम लोग हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहते हैं। ये इसका डिफिनेशन है। मैं लिख देता हूं शॉर्ट में यहां पर, एडिशन ऑफ किसका, तो हाइड्रोजन एटम का। हाइड्रोजन एटम का एडिशन होगा तो उसी रिएक्शन को हाइड्रोजनेशन कहेंगे। अब बच्चों समझिए, मैं आपको पढ़ाया हूं कि हाइड्रोकार्बन दो टाइप का होता है, जिसमें फर्स्ट टाइप को बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और सेकेंड टाइप को बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इन दोनों टाइप में से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें हाइड्रोजन को ऐड किया जा सकता है। इसीलिए जो ये मैं आपको हाइड्रोजनेशन रिएक्शन अभी जो पढ़ा रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए। जो मैं अभी आप लोगों को ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए जो पढ़ा रहा हूं हाइड्रोजनेशन, ये हाइड्रोजनेशन आप हमेशा अप्लाई करेंगे सिर्फ और सिर्फ अनसैचुरेटेड के लिए। और यही वह प्रोसेस है जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करता है। इसका देखिएगा मदर इक्वेशन क्या है। तो कहता है कि कोई एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिया जाए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और इसका हम रिएक्शन करवा दिए हैं हाइड्रोजन गैस के साथ। हाइड्रोजन को ऐड करना है, मींस इसका हमने हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करवा दिया। कैटलिस्ट यहां पर देना पड़ा निकेल, Na का पूरा नाम क्या होगा, निकेल, और हीट दिया गया। जैसे ही ये निकेल और हीट यहां पर दिया गया कैटलिस्ट में, तो ये बन गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बन गया, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन गया। यही हो गया इसका मदर इक्वेशन। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल लिखना सिखलाने जा रहा हूं। तो कोई एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं। तो दो कार्बन को हम मान लो कि डबल बॉन्ड से जोड़ दिए। इसमें एक सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन कनेक्ट है, इसमें एक सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन कनेक्ट है, इसमें एक सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन कनेक्ट है, और इसमें भी एक सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन कनेक्ट है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। इसका नाम हो जाएगा इथीन, इथीन। इसका मैंने हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करवाया, कैटलिस्ट दे दिया निकेल और हीट। जैसे ही ये कैटलिस्ट दिया जाएगा तो इन दो बॉन्ड में से कोई एक बॉन्ड टूट जाएगा। ये दोनों बॉन्ड में से कोई एक बॉन्ड टूट जाएगा, और एक बॉन्ड टूटने के बाद कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बचेगा। तो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रह गया। यहाँ पर हाइड्रोजन पहले से था, यहाँ हाइड्रोजन पहले से था, यहाँ हाइड्रोजन पहले से था, यहाँ हाइड्रोजन पहले से था। बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो क्योंकि ये बॉन्ड टूट गया, इसीलिए इस कार्बन का भी एक बॉन्ड वैकेंट हो जाएगा और इस कार्बन का भी एक बॉन्ड वैकेंट हो जाएगा। तो इस कार्बन का भी एक बॉन्ड देखो ये वैकेंट हो गया, और इस कार्बन का भी एक बॉन्ड ये वैकेंट हो गया। और इसी वैकेंट स्पेस में कौन आकर के कनेक्ट होगा, हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन यहां पर चला गया और एक हाइड्रोजन यहां पर चला गया, तो ये आपका बन गया इथेन। नेक्स्ट एग्जांपल, मैं यहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लिख दिया। इसमें एक हाइड्रोजन और इसमें एक हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन किया निकेल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, और इसको हीट कर दिया गया। जैसे ही इसको हीट किया गया तो ये बॉन्ड टूट गया और ऊपर वाला भी बॉन्ड टूट गया। तो बच गया सिर्फ कार्बन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड, और यहाँ एक हाइड्रोजन और यहाँ एक हाइड्रोजन। बच्चों ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पर दो बॉन्ड टूट रहा है, तो दोनों कार्बन का दो दो बॉन्ड वैकेंट होगा। इस कार्बन का भी
2 बॉन्ड वैकेंट हो गया और इस कार्बन का भी 2 बॉन्ड वैकेंट होगा। अगर एक बॉन्ड टूटता तो एक एक बॉन्ड वैकेंट होता, 2 बॉन्ड टूटा तो 2 बॉन्ड वैकेंट हो गया। तो वैकेंट बॉन्ड मैं यहां पर लिख दिया हूं, यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर ये आपको बन गया है इथेन, और ये पहले क्या था, इथाइन था। ये हो गया आपका हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। अब इस हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन का यूज इंडस्ट्री में भी करते हैं, वो मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, इंडस्ट्री में इसका यूज क्या होता है। सभी स्टूडेंट इसका एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है वो एक बार अच्छे से सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाथरूम में कर रहे थे मैं आप लोगों को एक वर्क दे रहा हूं, आज मैं आप लोग को 3 रिएक्शन पढ़ाया हूं, तो इन तीनों रिएक्शन के बेसिस पर आप कोशिश करेंगे 5-5 एग्जाम्पल लिखने का। 5 एग्जाम्पल आपको कंबसन का भी लिखना है खुद से, 5 एग्जाम्पल आपको सब्स्टिट्यूशन से भी लिखना है, और 5 एग्जाम्पल आपको ये हाइड्रोजिनेशन से भी लिखना है। तो सभी स्टूडेंट को 5-5 एग्जाम्पल्स लिखना है अपने कॉपी में। यही आपका होमवर्क रहेगा आज का, और आज का क्लास बस मैं यहीं पर ओवर कर रहा हूं। कल आप लोगों को क्रिसमस के कारण छुट्टी होगी, परसों से एज यूजुअल आप लोगों को क्लास चलेगा। कल आप लोगों को क्रिसमस की छुट्टी है, परसों से आप लोगों को एज यूजुअल क्लास चलेगी। आज का क्लास मैं ओवर कर रहा हूं। दैट्स ऑल, थैंक यू।